हाँ देखो, आज एक नेक्स्ट सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता कहां पे है भाई? नीमका थाना। कहां पड़ता है? सीकर में। नीमका थाना को जिला बनाया लेकिन उसको वापस से हटा दिया गया, तो अपनी गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना सीकर में। मैंने उस दिन कहा था कि कोई ना कोई सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होगी, तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? यहां पे एक नदी है जिसका नाम है कातली नदी। कातली नदी। अपन बात करें कि जो इसकी खोज करता है वह उत्खनन करता वो एक व्यक्ति 1977 में आया जिसका नाम था आरसी अग्रवाल। कौन है भाई? आरसी अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की और इसका क्या किया भाई? उत्खनन। वो सभ्यता कौन सी होगी? गणेश्वर। तो वापस बोलो, गणेश्वर सभ्यता कहां विकसित हुई? कौन सी नदी के किनारे? और इसके खोज करता और उत्खनन करता कौन है भाई? आरसी अग्रवाल। कब किया था? 1977 में। बात करते हैं इस सभ्यता से अपने को क्या प्राप्त हुआ, किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बोलो, यहां से एक तो मिला मछली पकड़ने का कांटा, यानी कि याद रखना, यहां से मछली पकड़ने का क्या मिला भाई? कांटा। मछली पकड़ने का कांटा मिला और वो कांटा किससे का निर्मित था भाई? तांबे से। यानी कि वो तांबे का कांटा मिला, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यह नदी नित्यवाही क्या थी भाई? नदी। यानी कि यह नदी नित्यवाही नदी थी। और यहां के जो लोग थे वो कैसे थे भाई? मांसाहारी। अरे कैसे थे? मांसाहारी। क्योंकि मछली जब पकड़ेंगे तो खाएंगे। तो यहां के लोग मांसाहारी थे। और ये कातली नदी कैसी नदी थी भाई? नित्यवाही। ये हमेशा बहती। सभ्यता में यहां के मकान, ध्यान रखना, यहां के मकान पत्थरों से क्या थे भाई? निर्मित। पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों से नहीं। यानी कि इनके मकान पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों से नहीं। ध्यान रखना, किससे नहीं थे भाई? ईंटों से नहीं। तो इनके पक्के मकान थे। कौन सी सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। अपन और बात करें कि गणेश्वर सभ्यता में क्या मिला, तो एक मिली तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की क्या मिली भाई? कुल्हाड़ी। तो तांबे की कुल्हाड़ी भी कहां से मिली भाई? नीमका थाना सीकर से। इसी सभ्यता को सभी सभ्यताओं की ताम्रवती या सभी सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो याद रखना, गणेश्वर सभ्यता को सभी सभ्यताओं की क्या कहा जाता है भाई? जननी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीमका थाना। तो वापस से बोलो, गणेश्वर सभ्यता कहां विकसित हुई भाई? कौन सी नदी के किनारे? कब उत्खनन किया गया? किसके द्वारा? यहां पे मछली पकड़ने का क्या मिला? अर्थात इससे पता चलता है कि कातली नदी कैसी नदी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के मकान किससे निर्मित थे? ईंटों से। बात करते हैं तांबे की क्या मिली? गणेश्वर सभ्यता को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये कौन सी होगी अपनी? गणेश्वर। डालो टॉपिक गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता टॉपिक डालो, गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना सीकर। नीमका थाना सीकर। बराबर है नदी, बराबर है कातली नदी। कातली नदी, कातली नदी खोज करता व उत्खनन करता, खोज करता व उत्खनन करता, खोज करता व उत्खनन करता, उत्खनन करता आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल 1977
1977। 1977। नेक्स्ट हमें लिखना, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को सभी सभ्यताओं की, सभी सभ्यताओं की, सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। लिख लिए सभी। नेक्स्ट में लिखना, यहां से, यहां से मछली पकड़ने का, यहां से मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ तथा, तथा, तथा इससे पता चलता है कि, तथा इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी नित्यवाही नदी थी। कांतली नदी नित्यवाही नदी थी। नित्यवाही नदी थी और यहां के लोग, और यहां के लोग मांसाहारी थे। और यहां के लोग मांसाहारी थे। मांसाहारी थे। नेक्स्ट में लिखना, यहां के मकान, यहां के मकान, यहां के मकान पत्थरों से निर्मित थे। यहां के मकान पत्थरों से निर्मित थे। पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों से नहीं, ईंटों से नहीं। पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों से नहीं। लिख लिए सभी। लास्ट लाइन लिखो, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी, अभिषेक, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई भाई? तो आपसे कोई कहते हैं कि लोहा कालीन सभ्यता कौन सी है, लोहा युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? नहीं नहीं, लोहा कालीन या लोहा कालीन सभ्यता किसे कहा जाता है? लोहा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई है? हाँ, एक सुनारी भी है झुंझुनू में। पर मैं कहने का मतलब समझना कि लोहा गलाने की भट्टी, उस काल में लोहा पिघलाया जाता था, दोबारा नया रूप दिया जाए, तो वो कहां से मिला है? अपने पास से मिला है, जिसको कहा जाता है कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। जयपुर में पड़ती है, वैसे गांव पड़ता है पावटा। पावटा के पास एक गांव है जोधपुरा, वहां से पूरा लोहा गलाने की पूरी भट्टी मिली थी उस जमाने। लोहा को यानी पुराने को पिघला कर नया रूप देना, तो वो भट्टी कहां से मिली? जोधपुरा सभ्यता से, जो कि जयपुर में पड़ती है। एक लास्ट सभ्यता करवा देता हूं आपको, जिसका नाम है बागोर। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां से विकसित हुई? तो याद रखना, बागोर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता अपने को मिली कहां से भाई? भीलवाड़ा से। लिखना किसी को नहीं है, देखो पहले ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। और इससे सभ्यता का जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता, उसका नाम है वीरेंद्र नाथ। वीरेंद्र नाथ मिश्र।
क्या नाम है भाई, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन। और एक व्यक्ति और आ जाता है एल एस लेस्निक, डॉक्टर एल एस लेस्निक के द्वारा, एल एस लेस्निक के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, उत्खनन। कौन सी सभ्यता का, यानी कि बागोर सभ्यता का। इसी सभ्यता से याद रखना, इस सभ्यता को सभी सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है। सभी सभ्यताओं का क्या कहा जाता है भाई, इसको संग्रहालय। संग्रहालय कहा जाता है कौन सी सभ्यता को भाई, बागोर सभ्यता को। यहां से क्या मिला तो ध्यान रखना, यहां से सर्वप्रथम है पशुपालन। किसके भाई, पशुपालन व कृषि के क्या मिले भाई, अवशेष। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में कहीं पर कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहां से मिले भाई, बागोर सभ्यता से, जो कि कहां से विकसित हुई है, भीलवाड़ा से। और उसी के साथ उन्होंने क्या किया भाई, पशुपालन। यहां के मकान भी पत्थरों से क्या थे भाई, निर्मित है। पत्थरों से क्या है भाई, निर्मित है। मकान पत्थरों से बने हैं, पशुपालन करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, और यहां से क्या मिला तो इसे कहा जाता है महासतियों का टीला। यानी कि याद रखना, महासतियों का क्या कहा जाता है भाई, टीला। महासतियों का टीला कहा जाता है कौन सी सभ्यता को, बागोर को। इसी सभ्यता से किसके सिक्के प्राप्त हुए, इस बागोर सभ्यता से विक्रमादित्य के, किसके भाई, विक्रमादित्य के क्या मिले भाई, सिक्के। यानी कि याद रखना, विक्रमादित्य के क्या मिले भाई, सिक्के प्राप्त हुए। तो वो सिक्के कहां से मिले हमारे को, बागोर से। कहां से मिले भाई, बागोर से। यह राजस्थान का, याद रखना, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे क्या भाई, प्राचीन स्थल कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, बागोर भीलवाड़ा। यानी कि बागोर सभ्यता जो कि कहां है भाई, भीलवाड़ा में। तो वापस से बोलो, बागोर कहां मिला, कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया भाई, और एक व्यक्ति का नाम है एल एस लेस्निक के द्वारा। बात करते हैं कि इसी सभ्यता को सभी सभ्यताओं का क्या कहा, यहाँ पे सर्वप्रथम पशुपालन व कृषि के क्या मिले, साक्ष्य। बात करते हैं पत्थरों से इनके क्या थे भाई, मकान निर्मित थे। और बात करें इसे महासतियों का क्या कहा जाता है, टीला। यहाँ पर विक्रमादित्य के क्या मिले, सिक्के। और बात करते हैं कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या कहलाता है, स्थल, यानी कि खुदाई का मिला तो वो कौन सा मिला, बागोर भीलवाड़ा। तो ये अपनी कौन सी सभ्यता हो जाएगी, बागोर। लिखो टॉपिक, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। नदी बराबर कोठारी नदी। यहां पे एक युद्ध भी हुआ था कोठारी नदी के किनारे। कौन सा युद्ध हुआ था, 10th क्लास में पढ़ के आएंगे, 12th में भी चलता है। 1857 की क्रांति चलती है कि नहीं, तो 1857 क्रांति के समय यहां पे कौन सा युद्ध हुआ था, जब तात्या टोपे आया था तब किसका सामना हुआ था, 9 अगस्त के दिन। हाँ तो लिखो, कोठारी नदी। उत्खनन करता बराबर है, उत्खनन करता बराबर है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। और नंबर 2 डॉक्टर एल एस लेस्निक, एल एस लेस्निक, एल एस लेस्निक, लेस्निक। लिख लिए सभी। नेक्स्ट में लिखना, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को सभी सभ्यताओं की, सभी सभ्यताओं की, सभी सभ्यताओं की, सभी सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है। सभी सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है। सभी सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है। नेक्स्ट में लिखना, यहां से सर्वप्रथम है, यहां से सर्वप्रथम है
सर्वप्रथम पशुपालन 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 व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य प्राप्त हुए। सभी लिख लिए। नेक्स्ट सभी लिखना, यह राज्य का सबसे प्राचीन स्थल है। यह राज्य का सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे प्राचीन क्या है भाई? स्थल है। यहां के मकान पत्थरों से निर्मित थे। पत्थरों से निर्मित थे। पत्थरों से क्या थे भाई? निर्मित। नोट डाल के लिखना, इस सभ्यता से विक्रमादित्य के समय के सिक्के प्राप्त हुए। विक्रमादित्य के समय के सिक्के प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त हुए लिख लिए। इंपोर्टेंट डाल के लिखना, यहां से महासतियों का टीला, यहां से महासतियों का टीला प्राप्त हुआ। महासतियों का टीला प्राप्त हुआ। महासतियों का टीला प्राप्त हुआ। लिख लिए होंगे सभी। देखो इधर अब सारी कि मैंने 5 बड़ी बड़ी सभ्यताएं करवा दी, 4-5। उसके बाद में जो छोटी सभ्यताएं हैं जो लास्ट में बचेंगी, तो उसमें लास्ट टाइम में मैं एक साथ एक लाइन की 2-2, जैसे सुनारी, रंग, पीली, जो भी सारी सभ्यताएं हैं वो एक लाइन की है, वो लास्ट अंतिम छोर में लिखा देंगे। क्योंकि पहले स्टार्ट करते हैं अपन राजवंश, क्योंकि सबसे बड़े राजवंश से स्टार्ट रहेंगे। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपने राजस्थान में जो स्थापित हुआ उस वंश का नाम है चौहान वंश। कौन सा भाई? चौहान वंश। याद रखना, डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अपने इतिहास में 4 राजवंश चलेंगे। गोहिल वंश, आमेर का कछुआ वंश, मेवाड़ का गोहिल हो गया, मारवाड़ का कौन सा भाई? राठौड़, और बीकानेर का राठौड़, और एक कौन सा चलता है भाई? भाटी राजवंश भी चलता है, और एक चलता है कौन सा? गुर्जर प्रतिहार, और एक चलता है चौहान वंश। लेकिन आपको गुर्जर प्रतिहार नहीं पढ़ना, अपने को स्टार्ट करना है कहां से भाई? चौहान वंश। लेकिन समझना, एक रजिस्टर सभी का बंद होना चाहिए, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए कि सबसे पहले ये बताओ ये चौहान आए कहां से? ये चौहान कहां से आए? 4 सिद्धांत दिए गए, वंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इंद्रवंशी। अग्निवंश बता। अग्निवंश यानी वशिष्ठ ने आदि पर्वत पर यज्ञ किया था, उससे शाबाश। समझना, अपन बात करेंगे कि अग्निवंश से, क्योंकि इनका प्रमाण भी मिलता है अपने को अग्निवंश से। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका नाम लिया जाता है अग्नि, यानी कि जो अग्निवंश से मानी गई है। समझना क्या था कि जब सृष्टि पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर ही नहीं, जब मानव यहां पे नहीं था, तो महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, इनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कहां से आए। इनकी उत्पत्ति थी महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर भाई? आबू पर्वत पर क्या किया था? यज्ञ करके उसके दिन यज्ञ समाप्त किया। तो उसने कहा कि क्यों नहीं मैं इस यज्ञ से एक आहुति दूं, और इस आहुति से मैं 4 योद्धाओं को क्या दूं? जन्म, ताकि 4 भागों में जाकर वो अपना शासन स्थापित करे। तो महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अंदर क्या थी भाई? अग्नि। अरे यज्ञ में क्या होगी? अग्नि। जब उसने आहुति दी तो 4 योद्धाओं को जन्म दिया। किसने भाई? एक का नाम था, सबसे पहले आया चालुक्य। क्या नाम है भाई? चालुक्य। दूसरे का नाम था सोलंकी।
क्या नाम था भाई? सोलंकी। तीसरे का नाम था प्रतिहार। क्या नाम था भाई? प्रतिहार। और नंबर 4 कौन उत्पन्न हुआ? चौहान। कितने व्यक्ति आ गए भाई? 4। तो महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस अग्नि कुंड से 4 पुत्रों को क्या दिया? जन्म। पहला कौन है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चौहान। मैं वही बात मैं बताने वाला था, पर तू बीच में, वही तो कहते हैं तू धैर्य रख, है ना। मैं इसलिए थोड़ी खड़ा हूं यहाँ पे, हम तेरी तरह रगड़ा खा के आए हैं, ऐसे नहीं। तब इनको क्या कह दो? सोलंकी कह दो, या इनको कह देंगे हम क्या? परमार। परमार वंश या सोलंकी वंश, जो कि आबू पर्वत पर भी, यानी कि माउंट आबू सिरोही में इन्होंने राज किया। तो याद रखना, चालुक्य कहां चले गए? गुजरात। अरे कहां चले गए? गुजरात। परमार वंश कहां पे रह गया? आबू पर्वत में। प्रतिहार कहां चल गए? पश्चिमी राजस्थान में। और चौहानों की हम बात भी कर रहे हैं कि चौहानों ने कहां पे अपना शासन स्थापित किया। तो सबसे पहले चौहान वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक है, उस संस्थापक का नाम था वासुदेव चौहान। अरे क्या नाम था? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की क्या करता है भाई? स्थापना। इन्होंने स्थापना कब की? तो कब बराबर है? 551 ईस्वी भाई। कहां की? तो सबसे पहले याद रखना, सांबर झील के किनारे। कहां पे की भाई? सांबर झील के किनारे चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? कब किया? कहां पे किया? सांबर झील के किनारे। तो बात करते हैं कि वापस से ध्यान देना, चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है भाई? अग्नि कुंड से। अरे किससे मानी गई है? अग्नि कुंड से। जन्म देने वाला कौन था? कितने पुत्रों को जन्म दिया? एक का नाम, दूसरे का नाम, नंबर 3 और नंबर 4। चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन है? कब किया? कहां पे किया? ऐसा कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख में। एक शिलालेख मिला जिसका नाम है बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का, सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। अरे किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। उसने बताया कि इस झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। कब करवाया? 551 में। लेकिन ये तो कह रहा है कौन? बिजोलिया शिलालेख। लेकिन अपन बात करें कि बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि इस सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन से नाम से भाई? सपाल दक्ष के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख जनता निवास करती थी। अरे कितनी लाख? 1.25 लाख जनता निवास करती है, तब इसको कहा जाता है सपाल दक्ष। तो बताओ, सांबर झील राजस्थान की कैसी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिससे कितना उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में नमक की निरंतरता बनाए रखने का कारण क्या है? सांबर झील। मैं ये कह रहा हूं भाई जी, सांबर झील खारी झील है। ये खारी झील है, खारे पानी की झील है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो समझना कोई सांबर झील है, इसके अंदर आती है कोई नदियां, जैसे कौन कौन सी आ गई? खारी, मैंथा, रूपनगढ़। ये सारी नदियां जाकर के इस झील में गिर जाती है इधर से। ये अपनी झील बन गई, जिसका नाम मैंने लिख दिया सांबर। क्योंकि ज्योग्राफी क्लियर यही कर लेना, बाद में फिर ढूंढते फिरोगे। इसमें जब ये नदियां आ रही है थी तो मीठी, और पानी पहाड़ से आया तब तो इनका पानी कैसा था भाई? मीठा। क्या बीमारी आ गई इसमें जाते खारी हो गई? क्या रीजन रहा होगा कि यहां पे पानी खारा पाया जाता है? NaCl के कारण। कहां से आता है NaCl? जमीन से जमाव, लवणता। क्योंकि उसमें सर्वाधिक 98% है, वो तो समझना। मैं बता देता हूं ये खारी झील क्यों है। सबसे ज्यादा खारी झील भी नागौर जिले में है, ये भी बता आपको। सबसे बड़ी झील जिसका नाम क्या है? सांभर।
इस सांबर झील का निर्माण करवाया वासुदेव ने, क्योंकि यहां पर 1.25 लाख जनता निवास करती है, तो इसको सपादक्ष कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं पता ये खारी झील क्यों बनती है। पहले आता है मीठा पानी। याद रखना, अरब सागर से चलने वाली हवाएं, अरब सागर से चलने वाली हवाएं अपने साथ क्या बोला था, NaCl लेकर आती है। क्योंकि मैं साइंस से नहीं हूं, उसको मुझे नहीं पता, तो मैं हिंदी भाषा में बोल देता हूं कि सोडियम फ्लोराइड अपने साथ लेकर आती है और आकर के वो कहां छोड़ देती है, नागौर में, जयपुर में। इस कारण से इन झीलों का पानी कैसा हो जाता है, खारा। तो याद रखना, सागर से चलने वाली हवाएं अपने साथ सोडियम फ्लोराइड लेकर आती है। इस कारण से राजस्थान में नमक की निरंतरता बनी रहती है। लेकिन वैसे आपसे कह दे कोई कि सांबर झील से कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है, 8.7%। भारत में सबसे ज्यादा गुजरात, झीलों से उत्पादन करने वाला राजस्थान। कौन सा भाई, राजस्थान। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है नमक उत्पादन करने में, किससे भाई, झीलों से। लेकिन याद रखना, समुद्रों से करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। वो 12% नमक उत्पादन करता है। क्लियर है बात। तो अपन वापस से चलते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना गया, सपाल वृक्ष। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कितनी निवास है, 1.25 लाख जनता। अपन बात करें कि सांबर झील का संस्थापक आ गया चौहान वंश। सांबर के चौहानों के कुल देवता कौन थे, कुल देवता, और एक आता है कुल देवी। कुल देवी, कुल देवी का नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। इनके कुल देवता का नाम है हर्षनाथ। अरे कौन सा नाथ, और हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने। किसने करवाया भाई, गुवक प्रथम ने इसके मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। तो वापस से बोलो, सांबर के कुल देवता या सांबर के चौहानों के कुल देवता कौन है, हर्षनाथ। हर्षनाथ के बाद में कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता। इस वंश की स्थापना करने वाला कौन है, कब किया था भाई, कहां पे किया, सांबर झील का क्या करवाया, निर्माण। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र सपाल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसके गुवक प्रथम ने, बस इसने स्थापना की और राजवंश अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इन्हीं सांबर के चौहानों को कहा जाता है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। क्या बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आ गई क्या, मुझे लगता है नहीं आई है, नहीं आई तो बता देना, वापस से फिर से समझा देंगे। वापस से देख लो, मुझे पता है आपके दिमाग में अंदर पैसा भी नहीं है। अभी अपन बात कर रहे हैं सांबर के चौहानों की। दूसरे लॉजिक से समझो, सांबर के चौहान, इन्हीं को कहा जाता है भाई अजमेर के चौहान। ये बात तो समझ में आ रही है ना। पहले ये चौहान कहां पे थे भाई, सांबर में, फिर ये बाद में कहां चले गए, अजमेर। तो हम इनका नाम क्या ले दिए, अजमेर के चौहान। पहले इनको हम क्या कह दिए, सांबर के चौहान। दोबारा समझना, आप कहोगे कि गुरुजी ये चौहान कहां से आए, ये आबू पर्वत से आए, माउंट आबू से आए। और किसने बुलाए, महर्षि, एक का नाम है वशिष्ठ। उसने क्या किया भाई, यज्ञ। और यज्ञ से कितने पुत्रों को जन्म दिया, बोलो वापस से, पहला कौन, पहले का नाम है चालुक्य, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, नंबर 4। हम बात भी किसकी कर रहे हैं, कहां के चौहानों की। अब किसी ने शासन किया तो इस चौहान वंश का संस्थापक कौन है, समझो वापस से, संस्थापक का नाम है वासुदेव चौहान। अपने वंश की स्थापना कब किया, यानी कि कब बराबर, तो 551। किसी देवता के फर्स्ट बार जाएंगे तो 51 रुपए का प्रसाद ले जाएंगे कि नहीं, अरे 5 ही तो व्यक्ति है, 4 तो छोरा और 1 बाप, 5 हो गए कि नहीं। कितने का प्रसाद ले गए, डेट याद होगी, 551। अब बात करें कहां की, तो याद रखना सांभर में। उस स्थान का नाम क्या है, सांभर। जब सांभर में उसने स्थापना कर दी तो पानी की आवश्यकता होगी कि नहीं,
उसने एक क्या बनाई, झील, और उस झील का नाम क्या हो गया, कौन सी झील भाई? इस सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में कितनी जनता निवास करती है? 1.25 लाख है। तब जाकर इसका नाम पड़ गया सपाल वृक्ष। बताओ भाई क्या नाम था? सप है वृक्ष है, सपाल वृक्ष। हाँ, दक्ष तो यहां लिखी थी, या तो वो दक्ष और कैंडी ने रे की मात्रा लगा दे, द्रक्ष। आगे बात समझ में, क्योंकि अब सिखाणु तो पड़ेगा। दक्ष में अब बुक में तो कोई भी कुछ पढ़ सकता है, लेकिन मैं रुको रुको, पहले की बात नहीं, आप नाराज ना हो, मुझे हिंदी नहीं आती, संधि भी छेद करके बताओ। अब तू कैसे मान ले, मैं उधर से नहीं समझ पा रहा तो तू इधर देख ले। एक बाप के 2 बेटे, दोनों के नाम लिख रखा हूं, उसका नहीं माने तो ये देख ले, तो 1.25 लाख लिख ले, क्या दिक्कत आ रही है? सपाल दक्ष ही आएगा, दक्ष नहीं आएगा, कोई बात नहीं, समझ जाएगा वो। सपाल दक्ष के नाम से जाना गया, तो ध्यान रखना। इधर देखो वापस, इस सांबर झील के अंदर, इस सांभर के अंदर बात मत करो, पहले बता रहा हूं, दिमाग खिसक गया तो तुम किसकोगे? इतने हो ठा के भगाऊंगा तो कोई नहीं बचेगा। अच्छी बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कान खाओ, एक बार नहीं 20 बार समझाऊंगा। तो वापस से समझना, सांभर का जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहा जाता है सपाल वृक्ष। तब उसने स्थापना कर दी, तो यहां पर अपनी कुल देवी का मंदिर भी बनाया, जिसका नाम क्या था? शाकंभरी माता। कौन सी माता भाई? शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने। जब माता आ गई तो बाप भी आना चाहिए। अरे माता आ गई तो देवता नहीं आएगा क्या? उसका मन कैसे लगेगा? देवता का नाम है हर्षनाथ। अरे कौन सा नाथ? हर्षनाथ का मंदिर कहां है? सीकर में। याद रखना, इसके मंदिर का निर्माण करवाया था गुहक प्रथम ने। किसने करवाया? गुहक प्रथम ने हर्षनाथ के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। उसके बाद में यहाँ का पहला शासक बनता है जो कि अजमेर में आ जाता है, जिसका नाम था अजय राज चौहान। अपन स्टार्ट करेंगे 1113 से और 33 तक। तो एक बार आप लिखो, आप समझ में आ गया क्या? अरे कितनी लाइन है। कहां जन्म हुआ? महर्षि ऋषि ने अग्नि कुंड से इनका जन्म बताया है। तो टॉपिक डालो, सांबर के चौहान है। हाँ, मत छोड़े, बस लिख दे तू डायरेक्ट ही, वो काम मेरा है। अरे नहीं पूरी हुई अभी, कहां पूरी? मैं कराऊंगा वो तो, जैसे पढ़ाने का तरीका है उस पर कैसे पढ़ा रहा हूं। टॉपिक डालो नेक्स्ट पढ़ने से, सांबर के चौहान। सांबर के चौहान, और इसके आगे लिखना महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने, हाँ महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ किया कुंड से, और इस अग्नि कुंड से, और इस अग्नि कुंड से 4 योद्धाओं को जन्म दिया। 4 योद्धाओं को जन्म दिया। 4 योद्धाओं को जन्म दिया। ऐसे कैसे 4 उतार दो? चालुक्य, परमार, प्रतिहार, चौहान। पहला लिखो चालुक्य, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। चौहान। नेक्स्ट लाइन से लिखना, सांबर के चौहानों की नींव, सांबर के चौहानों की नींव
सांबर के चौहानों की नींव 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने रखी। वासुदेव चौहान ने रखी। वासुदेव चौहान ने रखी। अतः वासुदेव चौहान को, अतः वासुदेव चौहान को इस वंश का संस्थापक कौमा आदि पुरुष वह मूल पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष व मूल पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष व मूल पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट में लिखना नोट डाल के, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी, सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट में लिखना सांबर झील के, सांबर झील के, सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को सपाल वृक्ष के नाम से, सपाल वृक्ष के नाम से जाना जाता था। सपाल वृक्ष के नाम से जाना जाता था। सपाल वृक्ष के नाम से जाना जाता था। कोष्टक में कर लेना 1.25 लाख जनता के कारण या जनसंख्या के कारण। 1.25 लाख जनसंख्या के कारण, जनसंख्या के कारण। लिख लिए सभी। नेक्स्ट में लिखना सांभर में, सांभर में, सांभर में शाकंभरी माता के मंदिर का, सांभर में शाकंभरी माता के, शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण भी, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। लिख लिए। नेक्स्ट में लिखो सांबर के चौहानों की कुल देवी बराबर है, सांबर के चौहानों की, सांबर के चौहानों की कुल देवी बराबर है, कुल देवी बराबर है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता कौन सी माता? शाकंभरी माता। कुल देवता बराबर है हर्षनाथ,
कुल देवता बराबर है हर्षनाथ, कुल देवता बराबर हर्षनाथ कहां पे है भाई? सीकर में, कोष्टक में करो सीकर। और इसमें नोट डाल के लिख लेना, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गोवक प्रथम ने करवाया। गोवक प्रथम ने करवाया। गोवक प्रथम ने करवाया। ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। रजिस्टर करो बंदर, ध्यान दो बोर्ड पे। अब एक नेक्स्ट जो राजा बना, उस राजा का नाम है चौहान। वो कहां से आया भाई? ये सांभर से आया। और इसने सोचा, क्योंकि इससे पहले बहुत से राजा हुए, कुछ का उल्लेख नहीं है, कुछ का उल्लेख है, विस्तृत रूप से हमारे को चर्चा में जानकारी नहीं है। इतनी सी हम कह सकते हैं कि हमारे पास संक्षिप्त वर्णन इनका मिलता नहीं है। वर्णन हमारे को कहां से मिलता है? अजय राज से। ऐसा कहा जाता है अजय राज राजा कब बना भाई? 1113 में। कब तक राजा रहा? 33 तक। इसका सांभर में मन नहीं लगा। इसने कहा कि भाई मैं सांभर में नहीं रहूंगा, तो ये आया वहां से उठ करके कहां चल दिया भाई? अजमेर। ये सबसे पहले अजय राज ने अपने नाम पर अजमेर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया भाई? अजमेर नगर बसाया। किसने बसाया? अजय राज चौहान ने। किसके नाम पर? अपने ही नाम पर। यानी कि इसका नाम क्या है भाई? अजय राज। तो इसने कहा कि मैं अजमेर नगर बसाया, और इसने अजमेर को क्या बना ली? राजधानी। अपनी राजधानी भी किसको बना? अजमेर को। किसने बना ली? अजय राज ने। भाई राजा जहां बैठेगा तो राजधानी तो होगी। जैसे वर्तमान में राजस्थान का राजा कौन है? भजनलाल। तो उसकी राजधानी क्या है भाई? जयपुर। वो जयपुर में ही आराम करता है, क्योंकि राजा जहां बैठेगा तो उसको राजधानी। तो इसने सबसे पहले अजमेर नगर बसाया, अजमेर को अपनी क्या बनाई? राजधानी। इसी अजमेर के अंदर इसने, राजा को बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? अरे जगह तो चाहिएगी। तो इसने अजमेर में अजय मेरू, कौन सा भाई? अजय मेरू दुर्ग का क्या करवाया? दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने ही नाम पर इसने अजय मेरू दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण। किसने करवाया? अजय राज ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अतः इस दुर्ग को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे अजमेरू दुर्ग। इसे कहा जाता है राजपूताना की कुंजी। भाई राजपूताना की कुंजी। इसे कहा जाता है नंबर 2 अरावली का अरमान। अरावली का क्या कहा जाता है भाई? अरमान। इसे कहा जाता है पुरु का जिब्राल्टर। अरे क्या कहा जाता है? पुरु का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर है। और क्या कहा जाता है इसको? यानी कि ध्यान रखना, अरावली का अरमान, पुरु का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी। और इसे कहा जाता है गढ़ बीठली। गढ़ बीठली दुर्ग। और इसे कहा जाता है तारागढ़। अरे कौन सा गढ़? तारागढ़। आदि नामों से जाना जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले इसका नाम क्या था? एक साथ बोलो, कौन सा था? किसने बनवाया? इसको क्या कहा जाता है? अरावली का, पुरु का, गढ़ बीठली और तारागढ़ आदि नामों से जाना जाता है। यह अजय राज क्या था? उपासक है। अरे कौन से धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। लेकिन इसने जैन धर्म के लिए, कौन से धर्म के लिए भाई? जैन धर्म के लिए स्वर्ण कलश का क्या दिया? दान। यानी कि स्वर्ण कलश का दान दिया। था तो किसका भक्त भाई? भगवान शिव का। लेकिन इसने भगवान जैन धर्म के लिए एक सोने का कलश क्या कर दिया? दान। बस इसके पास एक ही सोने का कलश था, उसको भी इसने डोनेट कर दिया। किसने भाई? अजय राज ने। इस वक्त इसकी पत्नी का नाम था क्या? मुझे नहीं पता कौन सी देवी थी वो ना। और कोई है? मुझे भी नहीं पता, भूल गया मैं भी।
हाँ गूगल चेक करो, देखो अब याद करो, बहुत सिंपल नाम है वो। हाँ है। क्वेश्चन यह, अजयराज की पत्नी का नाम क्या था? हाँ, इसकी पत्नी का नाम था, याद रखना, उस पत्नी का नाम है सोमलेखा। कौन सी लेखा? सोमलेखा। अब उस वक्त सोमलेखा क्रोधित हुई कि मेरे को ये बता, तू अपने आप में समझता है क्या? पहले तो ये बोल, किसको कह रही है? अजयराज को। अजयराज ने कहा मैंने क्या कर दिया? तो कहते कर रहा है जो तू ही कर रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूं। कहते सबसे पहले तो तू सांबर से भगा, कहां पे आ गया भाई? अजमेर। तेरे नाम पर तूने तेरा गांव बसा लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तूने उसी गांव को राजधानी बना ली, मैंने कुछ नहीं बोला। तूने आने के बाद यहाँ पे दुर्ग बनवाया, वो भी तेरे नाम पे बनाया, मैंने कुछ नहीं बोला। और अब उसके बाद में तू सैव, तू जैन धर्म में चला गया, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। मेरे पास एक सोने का कलश था और दुश्मन तू भी इनको दे दिया। अब मैं क्या करूं? मतलब मैं वैसे ही हूं, फिर तू सब कुछ तेरे नाम से कर रहा है, मैं भी तो कुछ हूं। तो उसने कहा कि तू तो गवर्नमेंट ऑफ अजमेर है। तो उसने क्या किया? अजय राज ने अपने शासन काल में चांदी के क्या चलाए? सिक्के। अरे चांदी के क्या चलाए? और उन सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलेखा, अरे कौन सी लेखा? का नाम भी क्या करवा दिया? अंकित। अपनी पत्नी का नाम लिखवाया सोमलेखा, कि गवर्नर ऑफ सोमलेखा। अपनी पत्नी का नाम जारी कर दिया उन चांदी के सिक्कों पर। वो तो था, वो तो खुद का नाम के बाद में आएगा, पर पत्नी के नाम से, उस पत्नी का नाम क्या है? सोमलेखा। तो याद रखना, चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा कौन है? उन सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया। लेकिन इसने और क्या काम किया? तो याद रखना, इसने अनहिल पाटन गुजरात के शासक है मूलराज, यानी कि याद रखना कहां का था भाई? अनहिल। अनहिल पाटन, और पाटन कहां पड़ता है? गुजरात। गुजरात के राजा मूलराज, कौन सा राज? मूलराज प्रथम को क्या कर दिया? पराजित, उसको हरा देता है। और हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो वापस से बोलो, अजयराज का शासनकाल कब से कब तक? 1113 से 1100। इसने कौन सा नगर बसाया? अजमेर को क्या बनाई? यहां पर कौन सा दुर्ग बनवाया? अजमेरू दुर्ग को पहला क्या कहा जाता है? नंबर दूसरा, नंबर 4 और नंबर 5 तारागढ़। याद रखना, तारा के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़। और वो तारा किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। याद रखना, उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ाना या भगाना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक 10-20 को लेके ही भगता था वो, उसका टेंडर यही था। इतिहास में उड़ना राजकुमार कोई कहते हैं तो किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। उस तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। तो वापस से बोलो, यह शैव धर्म का क्या था? जैन धर्म के लिए स्वर्ण कलश का क्या दिया? दान। बात करते हैं अपने शासनकाल में किसके सिक्के चलाए? उन सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया। बात करते हैं, इसने अनहिल पाटन गुजरात के राजा मूलराज प्रथम को क्या कर दिया? पराजित। यह शासनकाल किसका था? डालो टॉपिक अजयराज चौहान। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद राजा बनेगा अर्णव राज या आना जी। बहुत कुछ किए थे, 3 ही नहीं किए हैं। जमीन नहीं पूछेगा, चांदी के सिक्के पूछता है बस। 1113 से 1133, 1113 से 1133, 1113 से 1133। अब लगा लो कितने वर्ष शासन किया इसने? है 10 साल ही हुए, 33। हाँ तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, अजयराज ने
अजमेर, अजमेर नगर बस, अजमेर नगर बसाया, अजमेर नगर बसाया तथा, अजमेर नगर बसाया तथा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को अपनी क्या बनाया भाई, राजधानी। इसको आगे नेक्स्ट में लिखना, अजमेर में, अजमेर में, अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय मेरू दुर्ग का करवाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट में लिखना, अजय मेरू दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान कोमा पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर कोमा राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी, राज कोमा गढ़ बीठली, गढ़ बीठली व तारागढ़, व तारागढ़, व तारागढ़ आदि नामों से जाना, व तारागढ़ आदि नामों से जाना, आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट में लिखो, अजय राज शैव धर्म का उपासक था, अजय राज शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म का उपासक था। क्या करते बोलो, उपासक था। इन्होंने, इन्होंने जैन धर्म के लिए, इन्होंने जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए स्वर्ण कलश का दान दिया, स्वर्ण कलश का दान दिया, स्वर्ण कलश का क्या दिया भाई, दान। नेक्स्ट में लिखना, इन्होंने अपने शासन काल में, इन्होंने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के चलाए, अपने शासन काल में चांदी के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए तथा इन सिक्कों पर, तथा इन सिक्कों पर, तथा इन सिक्कों पर अपनी पत्नी, अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम भी, अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया, सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया। लिख लिए। नेक्स्ट अभी लिखना, अजय राज ने,
अजय राज ने के शासक अनहिल पाटन गुजरात के शासक अनहिल पाटन गुजरात के शासक अनहिल पाटन गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। मूलराज प्रथम को पराजित किया। मूलराज प्रथम को क्या किया भाई? पराजित। देखो उसके बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज या इसी का नाम है आनाजी। क्या नाम है भाई? आनाजी। वो शासक बना 1133 में, और 1133 से और कब तक रहा भाई? 1150 तक। 50 तक राजा रहा जिसका नाम है अर्णोराज। इतिहास में इसे आनाजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इतिहास में। किसमें भाई? इतिहास में इसे आनाजी के नाम से, आना जी के नाम से जाना जाता है। अरे किसे जाना जाता है भाई? अर्णोराज। तो मैं कह सकता हूं कि अर्णोराज किसका बेटा है भाई? अजय राज का। अरे किसका बेटा होगा? अजय राज। अपन बात करें कि अर्णोराज ने सबसे पहले 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में आना सागर, कौन सा सागर भाई? आना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण। इन्होंने सबसे पहले 1137 में आना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण। यह निर्माण तब करवाया जब इसने चंद्रा नदी का पानी रोककर, कौन सी नदी का भाई? चंद्रा नदी का क्या रोका भाई? पानी रोककर इस झील का क्या करवाया? निर्माण। क्या आवश्यकता पड़ी इसको झील की? याद रखना, हुए नरसंहार के बीच में, यानी कि जो खून बहा, यानी कि उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इसने कौन सी झील बनवाई? आना सागर। किसने बनवाई? अर्णोराज ने। कौन सी नदी का पानी रोका? चंद्रा नदी का पानी रोककर रंगी खून से धरती को साफ करने के लिए उसने एक झील बनवा दी जिसका नाम है आना सागर। तो आना सागर झील के किनारे एक व्यक्ति और आया, उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। क्या नाम था भाई? जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर इस आना सागर झील के किनारे आकर उसने दौलत बाग का क्या करवा दिया? निर्माण। तो याद रखना, दौलत बाग का निर्माण करवाने वाला कौन था? जहांगीर, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, तो किसने बनवाई? अर्णोराज ने। इस झील पर घूमने के लिए कौन आया? जहांगीर। और मुगल बादशाह जहांगीर आकर यहाँ पे कौन सा बाग बनवा दिया? दौलत बाग। और दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात करते हैं कि जिसका बाप आया तो बेटा भी आएगा, क्योंकि मुगल बादशाह जब आता था तो ऐसा कहा जाता कि जहांगीर का जन्म ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। ऐसा कहा जाता कि प्रतिवर्ष आएगा। अकबर का बेटा है ये, और ख्वाजा साहब की दरगाह भी कहां पे है? अजमेर में। तो ये आकर बैठता था कौन सी झील के किनारे? आना सागर। तो उसने सोचा कि मैं एक आकर बाग बनवा दूं ताकि मैं मेरे बाग में आसानी से बैठ सकूं। जाकर के अपने बेटे से कहा कि मैं अब की बार ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट सुभाष उद्यान बनवा करे आया हूं। तो इसके बेटे का नाम था क्या भाई? शाहजहां। क्या नाम था भाई? शाहजहां। शाहजहां ने कहा कि पिताजी मैं भी देख के आऊं, आपने कैसा बाग बनवाया है? तो शाहजहां भी आया। वो किसके साथ आया? पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। हाँ, एक तो गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट होती है। नूरजहां। अब नूरजहां को कहा किसने भाई? जहांगीर ने, कि मैं बाग बनवा के आया हूं, तू भी देख के आ। जहांगीर को बोली नूरजहां पिटेगा क्या? मैं जा ही कैसे सकती हूं वहां पे? कहा तू मत जा, मेरा छोरा जरा उसके साथ चली जा और तेरी मां को भी ले जा। इसकी मां का नाम क्या था? असमत बेगम। असमत बेगम भी तैयार हो गई और दोनों मां बेटी घूमने के लिए आ गई। कौन सी झील के किनारे? आना सागर। और आना सागर झील के किनारे तब आई तो उसने सोचा कि ख्वाजा साहब के भी चलेंगे। तो शाहजहां के साथ आई कौन भाई? नूरजहां। और नूरजहां ने आकर देखा कि
वाह क्या बात है जहांगीर, तू अच्छे अच्छे पैसे तो यहाँ खर्च कर रहा है। मैंने तेरे को कल परसों नेकलेस के किया था, तूने मना कर दिया, पैसे नहीं है। और तू सारे पैसे की तो क्या बनवा दिया, दौलत बाग, झील नहीं दौलत बाग। और आने के बाद नूरजहां की मां को यहाँ पे दिखा उस बाग में एक गुलाब का, कौन सा फूल भाई, गुलाब का। जब यहाँ पे फूल दिखा तो इस असमत बेगम ने उस गुलाब के फूल से इसी झील के किनारे इत्तर का क्या कर दी, आविष्कार। इत्तर का क्या कर दी भाई, आविष्कार। तो इत्तर का आविष्कार सबसे पहली बार कौन सी झील के किनारे, अरे किसने किया, किसकी मां थी और किसकी सासू थी, जहांगीर की, जिसने इत्तर का क्या कर दिया, आविष्कार। तभी वहां पर बैठा बैठा साजा देख रहा कि मेरा बाप आया दौलत बाग बनवाया, मेरी नानी आई इत्तर का आविष्कार कर दी, मैं किसका आविष्कार करूं। तो इसने कहा कि मैं भी इस दौलत बाग के किनारे संगमरमर के, किसके भाई, संगमरमर के 12 क्या लगवा दिए, दरवाजे। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि कई इतिहासकारों ने उस संगमरमर के 12 दरवाजों को खामा खा की क्या दे दी, संज्ञा। ऐसे कहा कि इन दरवाजों नहीं थी, अरे रोड के किनारे तुम 12 दरवाजे खड़े करवा दो, उसके ऊपर छत भी तो होनी चाहिए। केवल दरवाजा लगाने से मतलब क्या है, क्या सेंस निकल रहा है। मतलब मान के चलो कि ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे कोई भी कमरा नहीं है, 11 दरवाजे 12 दरवाजे मैं ऐसे खड़े करवा दूं, क्या लॉजिक निकला भाई उसका। उसके ऊपर छत तो होनी चाहिए ना, केवल पिलर पिलर खड़े करवा दिए, क्या लॉजिक निकला उनका। तो इतिहासकारों ने कहा कि इन्हें खामा खा की क्या दे दी, संज्ञा, कि जबरदस्ती ठुकवा दिया कौन भाई, शाहजहां। उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो शाहजहां ने यहां पर संगमरमर के क्या लगवाए, 12 दरवाजे। तो यहां पर दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया, अरे किसने करवाया, जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को भेजा, साथ में कौन आई, असमत बेगम, जिसने इत्तर का क्या किया, आविष्कार। और राजस्थान में इत्तर सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है और एक खस घास से बनाया जाता है, यानी कि यह कट फोंडुआ की कट्टू घास मानी जाती है। उसको एक बार दिख जाए अंधा बुगला कट घास को खाने के लिए वो विदेश भी चला जाता है, क्योंकि खस घास उनके लिए पौष्टिक घास मानी जाती है। आपके लिए पौष्टिक क्लास कल होगी। आपका रिचार्ज समाप्त, बाकी पढ़ेंगे कल।